Hello friends, today in this lecture I will discuss with you one most important type of force, and that force is the centripetal force. Now along with the centripetal force, I will discuss with you how does the friction and the centripetal force, they plays an important role in the case of the bodies which are moving along the circular path or the circular track. Okay, so first of all, centripetal force. देखिए बेटा, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करने की कोशिश करे या करता है, लेट अस सपोज बेटा ये सर्कुलर पाथ है और ये कोई पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करने की कोशिश करता है या फिर कर रहा है. When the circular path or when the particle it crosses the point A on the circular path, then the velocity of the particle is supposed to vector v1. अब बेटा मान लेते हैं कि पार्टिकल पॉइंट A से मूव करके पॉइंट B तक पहुंचता है, तो पॉइंट B पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा that will be again tangential, and let us suppose say v2 be the velocity of the particle when it crosses the point C. अब ध्यान से देखिए, पार्टिकल जब इस सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है, बेटा कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या वेरिएबल स्पीड से मूव करे, ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस बात की है? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है दैट इज व्हेन द पार्टिकल गोज फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो सिंस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना है तो सिंस फिर से फोर्स रिक्वायर्ड है. अब बेटा जो फोर्स रिक्वायर्ड है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब देखिए, लेट अस सपोज बेटा ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है एंड दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो बेटा हम अगर एक फोर्स यहां पर मार्क करें, लेट अस सपोज वेक्टर F इज अ फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो ये वाली जो फोर्स है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करेगी, ये फोर्स सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगी. तो सिंस हम इस फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. बात समझ आ गई? पता लगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. गॉट इट? सो सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन, इट इज the force required to keep the particle moving along the circular path. It is the force required to keep the particle moving along the circular path. Clear? आप जल्दी से पहले इसे कॉपी करें. डायरेक्शन, बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन है इट इज अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर. बात करेंगे मैग्नीट्यूड की. Magnitude of the centripetal force is written as mv square divided by r. M is the mass of the particle. M is the mass of particle. V is the speed of the particle. And r is the radius of the circular path. Got it? जल्दी से कॉपी करें.
Yes, Master. Now, बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लिखना होता है उस पार्टिकल के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन कैसे लिखनी है उस पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव कर रहा है। मतलब हाउ टू राइट आउट द एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द पार्टिकल व्हिच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस। पार्टिकल के ऊपर बड़ी सारी फोर्सेस लगने वाली है। How to write out the equation for the centripetal force? Okay, ध्यान से देखिए। Let us suppose से ये सर्कुलर ट्रैक है और कोई भी पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक के along मूव कर रहा है। It is the particle which is moving along the circular path and let us suppose say v be the velocity of this particle। बेटा मैं फोर्सेस मार्क कर रहा हूं। Let us suppose say vector F1 is the force acting on the particle which is directed towards the center of the circular path. Vector F2 is also the force which is acting on the particle towards the center of the circular path. Let us suppose say vector F3 is the force acting on the particle along the radius but away from the center of the circular path. And let us suppose say that this force is say vector F4. The vector F4 is acting on the particle which is perpendicular to the radius. Perpendicular to the radius. ठीक है, तो ध्यान से देखिए पार्टिकल के ऊपर बेटा चार फोर्सेस लग रही है। वेक्टर F1 लग रहा है, वेक्टर F2 लग रहा है, वेक्टर F3 लग रहा है और वेक्टर F4 लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूं। आपने सिर्फ वो फोर्सेस करनी है, वो फोर्सेस कंसिडर करनी है जो बेटा या तो रेडियली इनवर्ड हो या रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? या फोर्सेस एंड कंपोनेंट्स जो या तो रेडियली इनवर्ड हो या रेडियली आउटवर्ड। क्लियर? पहले कंसिडर किन फोर्सेस को करना? द फोर्सेस और देयर कंपोनेंट्स which are either radially inward or radially outward are to be considered. समझ आ गई बात? सबसे पहले किन फोर्सेस को कंसिडर करना है? बेटा वो फोर्सेस या फोर्सेस के कंपोनेंट्स जो या तो रेडियली इनवर्ड हो या रेडियली आउटवर्ड हो, सिर्फ उनको कंसिडर करना है। मतलब चलिए पहले इस बात को पूरा कर लेते हैं, फिर मतलब की बात करते हैं। बेटा किन फोर्सेस को या कंपोनेंट्स को इग्नोर करना है? इग्नोर the forces or their components which are perpendicular to the radius of the circular path. मतलब बेटा वो वाली फोर्सेस कंसिडर करनी है या उन फोर्सेस कंपोनेंट्स कंसिडर करने हैं जो या तो रेडियली इनवर्ड हो या रेडियली आउटवर्ड हो। और अगर कहीं बेटा फोर्सेस आपको ऐसी दिखाई दें या फोर्सेस कंपोनेंट्स आपको ऐसे दिखाई दें जो रेडियस के परपेंडिकुलर हैं, तो उन फोर्सेस को इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्योंकि जो परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं या कंपोनेंट्स रेडियस के परपेंडिकुलर हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, पहले जल्दी से इसे कॉपी करें।
यस सर, इट्स डन। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुने। बेटा जब भी आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है उन पार्टिकल्स के लिए जो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें कैसे किया जाता है। आपने सिर्फ वो वाली फोर्सेस या फोर्सेस के कंपोनेंट्स कंसीडर करने हैं जो रेडियस के अलोंग हो, मतलब रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। ध्यान से देखिए बेटा, फोर्स वेक्टर F1 आपको दिखाई दे रहा है। फोर्स वेक्टर F1 इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड फोर्स। क्या बोलना है इसको? रेडियली इनवर्ड फोर्स। F2 देखिए, F2 इज ऑल्सो डायरेक्टेड along the radius and towards the center of the circular path. It is also the radially inward force. बेटा वेक्टर F3 को देखिए, वेक्टर F3 is directed along the radius but it points away from the center of the circular path. इसको बोलेंगे radially outward force. बात समझ आ गई? अब बेटा आई बात F4 वेक्टर की। अब ध्यान से देखिए, वेक्टर F4 is tangential. वेक्टर F4 is tangential, मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स है। अब F4 आपको रेडियस के परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है, तो आपने वेक्टर F4 को नेग्लेक्ट करना है। समझ आ गई बात? ध्यान से देखिए, रेडियली इनवर्ड फोर्सेस आर टेकन पॉजिटिव। जो फोर्सेस रेडियली इनवर्ड है उनको पॉजिटिव रखना है। रेडियली इनवर्ड क्या होता है? रेडियली इनवर्ड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है। रेडियली आउटवर्ड फोर्सेस आर टेकन नेगेटिव। आर टेकन नेगेटिव। बेटा रेडियली आउटवर्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है। जैसे आपको वेक्टर F4 दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ। ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखना कैसे है, ध्यान से देखिए। बेटा जो फोर्सेस आपको रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे उनको पॉजिटिव रखना है, जो फोर्सेस आपको रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे उनको आपने नेगेटिव रखना है। सो वी कैन से दैट दिस F1 प्लस से F2 माइनस से F3 is the net force which is acting on the particle in the radially inward direction. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? It is mv square by r, where v is the speed of the particle, m is the mass of the particle, and r is the radius of the circular path. बात समझ आ गई? तो हमने ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखा है उस पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, या फिर यूं कहें कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लिखा है इस पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात? जल्दी से कॉपी कर लें। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट की। देखिए स्टूडेंट्स, आपने बाइकर्स को देखा होगा जब वो बाइक ड्राइव करते हैं। जब बाइक ड्राइव करते हैं तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे लेट अस सपोज से ये ग्राउंड है, ये बाइकर मान लेते हैं, तो ये ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है रोड के ऊपर। लेकिन अगर बाइकर ने टर्न करना है, या लेफ्ट टर्न करे या राइट टर्न करे, जिधर भी करे, जब टर्न करना है तो बेटा ये बाइकर वर्टिकल के साथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा लीन करता है। क्लियर? अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बाइकर को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ झुकना पड़े हल्का सा वर्टिकल के साथ? इसको समझना है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, लेट अस सपोज से ग्राउंड, ये वर्टिकल, एंड लेट अस सपोज ये बाइकर। क्लियर?
अब बाइकर लेट अस सपोज से बेंड करता है एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल और सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कहीं इधर है। क्लियर? अब फोर्सेस मार्क करते हैं, देखते हैं फोर्सेस क्या लग रही है। जो फोर्सेस लग रही है, द वेट mg ऑफ द साइक्लिस्ट व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बेटा साइक्लिस्ट का वेट का कंपोनेंट ग्राउंड के ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ग्राउंड साइक्लिस्ट के ऊपर रिएक्शन देगा लेट अस सपोज से आर इस डायरेक्शन में। समझ आ गई बात? ओके, अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये डॉटेड लाइन वर्टिकल हो गया, तो स्वेल्स ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके, अब बेटा वेट और नॉर्मल रिएक्शन, सिर्फ ये दो फोर्सेस इन्वॉल्व है, एंड लेट अस सपोज से सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ कहीं यहां पर है, ये कहीं सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, मतलब साइक्लिस्ट ने ये ऐसा सर्कुलर पाथ कोई डिस्क्राइब करना था। क्लियर हो गई बात? अब देखिए साइड पे समझाते हैं। लेट अस सपोज से ये सर्कुलर पाथ है जो साइक्लिस्ट ने डिस्क्राइब करना है, और यहां पर साइक्लिस्ट है, वेट इट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ is zero, r is the radius, small r is the radius of the circular path। बेटा ये वर्टिकल था। अब ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन के हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ले सकते हैं। यहां पर जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी r cos थीटा। ओके, और यहां पर जो कंपोनेंट होगा मतलब अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर, इट विल बी r sin थीटा। क्लियर? अब बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम रिएक्शन के ले चुके हैं, तो रिएक्शन को कंसीडर नहीं करते। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, इफ r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो बेटा r cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा रिएक्शन का कंपोनेंट, ये आ गया वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और r sin थीटा, r sin थीटा आ गया अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। क्लियर? समझ आ गई बात? अब ये r cos थीटा तो वेट को बैलेंस करेगा, साइक्लिस्ट को गिरने नहीं देगा, और ये r sin थीटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बात समझ आ गई? समझ आ गई ये बात? तो बेटा सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग मूव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था वो नॉर्मल रिएक्शन r के कंपोनेंट ने प्रोवाइड किया। ओके, क्लियर? अब अगर बाइकर ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं आता। समझ आ गई बात? क्लियर? नाउ अब आप ऐसा करें, पहले जल्दी से ये फिगर कॉपी करें और उसके बाद ये फिगर कॉपी करें। ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, कॉपी करें। Yes, so it's done. Now, बेटा कंसिडरेशंस लिखें। Suppose small m be the mass of the cyclist moving along the circular track of radius r, small r, with the speed v. Full stop. Next line में लिखें, the forces acting on the cyclist are, नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट करके लिखे वेट mg, सेकंड करके लिखे नॉर्मल रिएक्शन r, नेक्स्ट लाइन में लिखे द साइक्लिस्ट bends with the vertical at an angle theta so that one of the component of the normal reaction can provide the centripetal force.
कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लिखें। नेक्स्ट लाइन में लिखें, टेकिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर, नेक्स्ट लाइन में लिखें, द कंपोनेंट आर साइन थीटा is directed along the radius and towards the center of the circular path, whereas the other component r cos theta it balances the weight mg of the cyclist. Full stop. अब ध्यान से मेरी बात सुने, ये सब नोट करने के बाद स्टूडेंट्स ये बेसिकली डेरिवेशन है, और बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट अगर आता है तो ये पूरा का पूरा जितना भी आपको दिया जा रहा है इसको अपने आंसर शीट पे लिख के आना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, now says that's r sin theta, it provides the centripetal force, that is mv square by r. We are going to call this as the equation number first, and this r cos theta it balances the weight of the cyclist, say the equation number second. अब साइक्लिस्ट जब बेंड करता है तो गिरता क्यों नहीं? गिरता इसलिए नहीं है क्योंकि r cos theta ने weight mg को बैलेंस किया. Now we are just dividing these two equations. So we can say that this r sin theta divided by r cos theta is written as say mv square divided by r multiplied with 1 by m. This r cancelled out. This implies that this tan theta is written as m cancelled out, v square divided by r. Okay. So friends, it is the required relation between the angle of bending, speed, radius of the circular path and the acceleration due to gravity. Clear? मतलब बेटा ये एक्सप्रेशन आपने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी कर लें। Yes, sir. Now, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स मोशन ऑफ द व्हीकल ऑन द कर्व्ड और द सर्कुलर ट्रैक। अब देखिए बेटा, हिली एरियाज में नॉर्मली बेटा कुछ रोड होती हैं जिनके अंदर एक फाइन या एक शार्प टर्न आता है। क्लियर? अब ऐसे टर्न्स पे जब व्हीकल को मूव कराया जाता है तो ग्रेजुअली या फिर कम स्पीड से मूव कराया जाता है। स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है? स्पीड ज़्यादा होने की वजह से व्हीकल रोड से खिसक सकता है, सरक सकता है। क्लियर? इसको बोलते हैं स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। क्लियर? देखिए, लेट अस सपोज से इट इज द कर्व ट्रैक, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहां पर है, एंड इट इज सपोज से द व्हीकल व्हिच इज मूविंग ऑन द कर्व सर्कुलर ट्रैक। अब देखते हैं जो फोर्सेस लग रही हैं क्या क्या लगेंगी। बेटा यहां पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बेसिकली सूडो फोर्स है एंड इन मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। तो mv square by r is the centrifugal force which is acting on the vehicle in the radially outward direction. बेटा जो टायर्स हैं, टायर्स के ऊपर फ्रिक्शन जो लगेगा वो लगेगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। व्हीकल का वेट
mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्राउंड ने जो नॉर्मल रिएक्शन दिया m वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात? बेटा ये कर्व ट्रैक है, कर्व ट्रैक आप हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग इमेजिन कर लें, उसके ऊपर एक व्हीकल इमेजिन करें, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसे, और ये फिर फोर्सेस। ठीक है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका यहां पे बना रहा हूं। Let us suppose it is a circular path which is to be traced by this particular particle. The forces which are acting on the particle, they are the normal reaction N, the weight mg, the friction which is offered by the ground to the tires, and the centrifugal force mv square by r. Clear? ये फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, पहले जल्दी से कॉपी करें। यस सर डन। बेटा कंसिडरेशंस लिखवा रहा हूं, आप नोट करें। सपोज द व्हीकल ऑफ मास m is moving along a curved track with the speed v, full stop. Let small r be the radius, let small r be the radius of the curved track, full stop. Next line में लिखें, the centrifugal force experienced by the vehicle is mv square by r, which is radially outward. Full stop. Next line में लिखें, to avoid skidding of the vehicle, the friction on the tires by the ground is radially inward and in magnitude it should be greater than the centrifugal force. Full stop. बस खत्म हो गया। अब ध्यान से देखें। Now to avoid skidding of vehicle, बेटा स्किडिंग का मतलब जब पार्टिकल कर्व ट्रैक के लॉन्ग मूव कर रहा है या व्हीकल कर्व ट्रैक के लॉन्ग मूव कर रहा है तो स्पीड जब ज्यादा होती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होता है। अगर फ्रिक्शन कम है तो बेटा फ्रिक्शन व्हीकल को ट्रैक पर रोक नहीं पाता, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रैक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्लाई ऑफ करता है। इसको बोलते हैं स्किडिंग ऑफ द व्हीकल। टू अवॉइड स्किडिंग ऑफ द व्हीकल, द फ्रिक्शन F it should be greater than mv square divided by r. बात समझ आ गई? फ्रिक्शन हमेशा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r से ज्यादा होना चाहिए। अगर कहीं फ्रिक्शन इस mv स्क्वायर बाय r से कम होता है तो बेटा गाड़ी 101% सर्कुलर ट्रैक या कर्व ट्रैक से स्किड करेगी। समझ आ गई ये बात? देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से समझिए। अगर कहीं फ्रिक्शन mv स्क्वायर बाय r से कम होता है तो नेट फोर्स जो लगेगा वो लगेगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझ आ गई ये बात? तो जब नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो बेटा पार्टिकल इस कर्व ट्रैक के लॉन्ग तो नहीं मूव कर पाएगा। समझ आ गई बात? ओके क्लियर? इसलिए जो व्हीकल है वो टेंजेंशियली फ्लाई ऑफ कर जाए। Now the friction F is written as it is mu n, the normal reaction, and from the free body diagram this n is equals to the mg weight of the vehicle. So the friction F is written as mu times of say mg. फ्रिक्शन का वैल्यू यहां पर लगाते हैं तो मिलेगा this mu times of mg, it should be greater than mv square divided by r.
mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। m कैंसल्ड आउट, तो मतलब स्टूडेंट्स बेटा सेफ राइड के लिए, फॉर द सेफ राइड, पहले कॉपी करें, डन। So for the safe ride, ध्यान से देखिए, the v square by r, it should be less than mu times of g. Clear? That is, the v square, it should be less than mu times of r g. मतलब this v, it should be less than under root mu r g. तो बेटा सेफ राइड के लिए व्हीकल का जो स्पीड है, फॉर द सेफ राइड ऑफ द व्हीकल, फॉर द सेफ राइड व्हीकल का जो स्पीड है, दैट शुड बी लेस देन दिस वैल्यू। पहले पढ़ गई बात, समझ आ गई बात? तो स्ट्रेस यहां से शायद आपको समझ आया हो कि बेटा फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सोचिए, हिली एरियाज पे बेटा कोई भी व्हीकल को इन कर्व रोड पे अगर ड्राइव करता है और अगर बेटा वो ट्रैक स्लिपरी हो जाए, आइदर ड्यू टू द स्नोफॉल और ड्यू टू द रेनफॉल, तो स्ट्रेस होता क्या है कि बेटा म्यू का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है। म्यू का वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से जो फ्रिक्शन ग्राउंड टायर्स को ऑफर करता है उसका वैल्यू कम हो जाता है। So to keep the particle, or say to keep the vehicle moving along that curved path, स्टूडेंट्स गाड़ी का स्पीड कम होना चाहिए। क्लियर? तो जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है, वो व्हीकल की स्पीड को क्लाइमेटिक कंडीशंस और ट्रैक के रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंगली कम कर लेता है, और जो राइड है, जो जर्नी है, वो सेफ जर्नी होती है। बात समझ आ गई? आप जल्दी से इसको कॉपी करें। यस सर, बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे बैंक्ड रोड। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि बेटा ये जो म्यू है क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये वेरी करेगा, स्नोफॉल रेनफॉल के टाइम पे कम हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बेटा जो हाईवेज अथॉरिटीज़ हैं वो शार्प टर्न्स जहां होते हैं वहां पर हमेशा बैंक्ड रोड्स बनाती है। ये बैंक्ड रोड का जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।